आज हम लोग साइंस क्लास 9th के सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है, जैसे आपके घरों में बनने वाली जो दीवारें होती है उस दीवारों को बनाने के लिए जो ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है वो ब्रिक्स आपकी क्या है, एक टाइप की ब्लॉक है। और यहाँ पे लाइफ की ब्लॉक किसको बोलेंगे, लाइफ के ब्लॉक को हम लोग सेल बोलेंगे। और सेल की जो स्टडी होती है जिस अंडर में की जाती है उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे बायो की स्टडी बायोलॉजी में होती है, तो यहाँ पे साइटोलॉजी स्पेशली ये डेडिकेटेड ब्रांच होती है किसके लिए, ये सेल्स के लिए होती है। सबसे पहले डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। और डिस्कवरी किसने की थी लिविंग सेल की फर्स्ट टाइम, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और 1674 में, इनसे 9 साल बाद में। ठीक। और इन्होंने पहला लिविंग सेल्स फाइंड किया था कहाँ से, पॉन्ड वाटर से। पॉन्ड वाटर मीन्स क्या होता है, ऐसा पॉन्ड जो कि चारों तरफ से घिरा हो, तालाब टाइप का, लैंड से घिरा हो और बीच में पानी हो। ठीक। और उस पानी के सिम्टम्स को इन्होंने लिया और उसमें उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी है, और ये उन्होंने प्रूव किया माइक्रोस्कोप के हेल्प से। ओके, तो इस टाइप के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस चैप्टर से निकाल के रखा हूँ। आपके न्यू एनसीईआरटी के मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस नोट्स में कलेक्ट कर लिया है। इनफैक्ट मैंने इसमें कुछ अपने तरफ से नए पॉइंट्स भी ऐड ऑन किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है आशुतोष राय, को फाउंडर ऑफ जियो स्टडी हेल्पर। आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली टॉपिक है सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी को आप ऐसे समझ लो जैसे आप न्यूटन की थ्योरी देखते हो, आइंस्टीन की थ्योरी देखते हो, वैसे ही इन्होंने सेल थ्योरी डिस्कवर किया था। और इसको सबसे पहले प्रपोज किया था किसने, स्लाइडन एंड स्वान, दो किया था। और रुडोल्फ विरकाउ, अब ये विरकाउ क्या थे, इन्होंने पूरी तरीके से इस थ्योरी को एक्सपेंड किया था। प्रपोज तो इन्होंने किया लेकिन उसको समझाया किसने, एक्सपेंड किसने किया, फैलाया किसने अच्छे से, तो रुडोल्फ ने किया था। अच्छा, इन्होंने 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए थे सेल के बारे में। पहली बात कि कोई भी सेल एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर के कोई भी ऑर्गेनिज्म को बनाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कम से कम एक सेल तो चाहिए ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपका ये बताया गया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आप वॉल बनाते हो लेकिन उसमें अगर आप ब्रिक्स का यूज़ ही मत करो, आप ब्रिक्स ही मत यूज़ करो, तो क्या आपकी दीवार खड़ी हो पाएगी, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि जब कई सारे छोटे छोटे ब्रिक्स आपके मिलते हैं तब जा करके आपका ये वॉल कंप्लीट होता है। और एक भी अगर ब्लॉक यहाँ से आपका हटा और ये डिसबैलेंस हो जाएगा और इसकी वजह से ये वॉल आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और हमें क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए इनकी स्ट्रक्चर को और इनके फंक्शन को समझना है। और सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। ये बात याद रखना कि यूनिट ऑफ लाइफ में यानी कि उसकी जो इकाई है, सबसे छोटी पॉइंट, सबसे छोटी चीज़, तो किसी भी वॉल के लिए जैसे सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, उसकी ब्रिक, ईंट, वैसे ही हमारे लाइफ में अगर हमें एग्जिस्ट करना है तो हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो वो है सेल। ये सेकंड पॉइंट था, अच्छे समझ में आया। थर्ड पॉइंट और इनका लास्ट पॉइंट क्या था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। अब ये क्या है, ये एक टाइप का डिक्टिम है। डिक्टिम उन्हें बोलते हैं जो कि एक लैटिन लैंग्वेज है, जैसे हम लोग बोले 9 2 11 हो जाना, है ना, ईद का चांद हो जाना, वैसे टाइप का। तो ये अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसमें बोला कि आपकी कोई भी सेल डाउनलोड नहीं होती, वो पहले की कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल रही होगी, उससे वो न्यू जनरेट होती है, यानी ये आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हो और आपके दादाजी है। अब मैं कहूँ कि आपके दादाजी ने कभी जन्म नहीं लिया हो तो आपके फादर भी नहीं आएंगे, और आपके फादर नहीं आएंगे तो आपका एग्जिस्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही ये पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है और उसकी जो आने वाली जो जनरेशन होती है वो जनरेशन वाइज ये चलती होती है। ओके, समझ में आया। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है। दूसरा पॉइंट में आपने क्या देखा, यूनिट ऑफ लाइफ है, और एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा सेल तो होंगे ही होंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड टाइप। इसके 2 स्ट्रक्चर हो गए, एक प्रोकैरियोटिक, एक ईकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रो आपको दिख रहा है तो समझ लो कि जो प्रो है वो प्रोफेशनल है नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे प्रो आपका नूब है, यानी कि बिल्कुल ईजी वे में देखो, आपका प्रो बस दिखने को है, प्रो है नहीं। यानी कि ये जो सिंपल सेल होती है उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स यानी जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ढेर सारी, जैसे आपका मॉल होता है तो मॉल में बहुत हर चीज़ की शॉप आपको मिलेगी, वहाँ पे हर एक चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है, सब कुछ उसके अंदर मौजूद होती है, छोटी 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 करके। वैसे ये कॉम्प्लेक्स सेल्स मिल करके बनाती है तो वो कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। तो 2 कैटेगरी में हमने इसके स्ट्रक्चर को डिसाइड किया। पहला, ये आपको दिख रहा जो सेल, इसके स्ट्रक्चर में आपको कौन सा सेल दिख रहा, ये एक टाइप का बैक्टीरियल सेल है। दूसरा ये आपका क्या है, ये एक टाइप का प्लांट सेल है। और ये तीसरा जो कि एक एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों के दोनों आपके यूकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉम्प्लेक्स सेल्स होती है, यानी कि इसमें मल्टीपल थिंग्स होती है जो आपको समझना है, आगे समझ में आएगा भी, मैं बताया जाएगा इसमें। लेकिन वहीं पे आपका जो बैक्टीरियल सेल है ये प्रोकैरियोटिक में सिंपल सेल में आती है, इसमें बहुत कुछ समझने के लिए होती नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें होती है।
आगे देखते हैं हम लोग कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स है। जैसे मैं बोलूँगा कि अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करो तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या कहता है? ये माइकोप्लाज्मा आपको कहाँ मिलेगा? ल्यूरोफ्लूमोनिया। ल्यूरोफ्लूमोनिया मीन्स आपके ऐसी चीज़ जहाँ पे ये एक टाइप की ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे ये आपको क्या मिलेगी, इसकी साइज़ आपको 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर की देखने को मिलेगी और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल में कंसीडर किया जाता है। दूसरा, अगर मैं बोलूँ सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल, और जब सिंगल सेल होगी, अगर आप ऐसे समझो कि कोई भी अगर सेल सिंगल है तो उसको हम लोग नाम देंगे यूनिसेलुलर। क्या देंगे? यूनिसेलुलर। और अगर आपका वो मल्टीपल सेल से मिलकर बना है, मल्टीपल सेल से मिलकर बना, तो आप उसको नाम दोगे मल्टी सेलुलर। ओके, तो मल्टी सेलुलर उसको नाम दोगे। तो यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल और मल्टी सेलुलर मीन्स यूनि मीन्स सिंगल और मल्टी मीन्स मल्टीपल। ओके, अच्छा, लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच की एग को हम लोग लार्जेस्ट सेल में कंसीडर करते हैं। इसकी जो साइज़ होती है वो 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर, जो कि आपके नॉर्मल स्केल के बराबर होती है। जो स्मॉलेस्ट ह्यूमन में पाया जाने वाला, इंसानों के अंदर पाया जाने वाला सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? वो स्पर्म सेल होता है, जो कि सिर्फ पाया किस में जाता है? मेल में पाया जाता है। और मेल में भी किस जगह पे? तो वो टेस्टीज में पाया जाएगा। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल किस में होती है? ह्यूमन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो ये होता है ओम। और ये ओम कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको फीमेल में मिलेगा। और वो नेकेड आइज, इसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके, इसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि आप इसको देख सकते हो। लॉन्गेस्ट सेल मैं पूछूंगा कि सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो नर्व सेल है। ये बड़ी सेल है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी कौन सी है ह्यूमन में सबसे लंबी सेल कौन सी है? ये लार्जेस्ट सेल थी ह्यूमन में। लार्जेस्ट और लंबी का मतलब समझते हो? जैसे आप समझ लो कि कोई बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, तो वो कितनी लंबी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि लार्जेस्ट कौन है, यानी कि जैसे आपका संसद भवन है, तो कितना लार्जेस्ट शेप है, उसको कितना दूर का वो एरिया कवर कर रहा है। ये ठीक है, ये अपना इंडिया का पार्लियामेंट ऐसे सपोज कर लो, पार्लियामेंट है, और ये बुर्ज खलीफा है, तो ये लंबी है। और ये क्या है? ये एरिया में ज़्यादा डायमीटर को कवर कर रही है। ओके, तो लॉन्गेस्ट बोलेगा तो आपका नर्व सेल है, क्योंकि इसकी लंबाई देखो यहाँ से चालू हो रही है, यहाँ तक जा रही है, बाकी सब तो ये डायमीटर में कवर कर रही है, इसकी लंबाई है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट में आती है, बहुत छोटी है, इसके कंपेरेटिवली बहुत छोटी है। आप इसको देखो कि ये सबसे लंबी सेल है, और ये पाई कहाँ जाएगी? ये हमारे ब्रेन में पाई जाएगी। ब्रेन में पाई जाने वाली ये नर्व सेल होती है, और नर्व सेल न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। और ये क्या करती है? हमारे ब्रेन में जो सिग्नल्स होते हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारे सिग्नल्स को स्पाइन के थ्रू, यानी हमारी जो हड्डियां और रीढ़ की हड्डियां, उनके थ्रू अपने टोज पे टोज के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करने का काम करती है। माइक्रोस्कोप की कैपेबिलिटी चेक करो। अगर माइक्रोस्कोप को देखोगे तो माइक्रोस्कोप कितना कैपेबल है चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए, तो हुक ने अपना जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी कैपेसिटी थी 200 से 300 टाइम्स ज़्यादा। अगर मैंने एक छोटा सा पॉइंट बनाया तो इसको ना माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको वो इतना बड़ा दिखाई देगा, यानी कि उससे 2 टाइम्स और 300 टाइम्स ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा आपको। उसमें उतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जितने यहाँ पे मैंने बना रखे हैं। ओके, तो किसी भी चीज़ को इतना इनलार्ज करके दिखा सकता था। अच्छा, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इतने सारे माइक्रोस्कोप है। लेकिन हमें मेनली जो पढ़ना है इस 9th क्लास में वो है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आपकी क्लास में और आपकी इस बुक चैप्टर में पढ़ाया गया था। ओके, तो लाइट माइक्रोस्कोप की कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखो, लाइट का माइक्रोस्कोप है तो लाइट चाहिए इसको देखने के लिए, तो इसमें से लाइट वाली रेज निकलेंगी। दूसरी चीज़, इसकी जो साइज़ होती है वो कितना बड़ा जूम कर सकता है? ये 1500 टाइम्स जूम कर सकता है। वहीं पे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीम चाहिए होते हैं देखने के लिए। बीम्स मीन्स पुंज बोलते हैं, आप जैसे एक लेज़र लाइट को जैसे समझ लो वैसे टाइप का। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई इसकी आपकी मैग्नीफिकेशन होती है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को कितना गुना बड़ा कर सकते हो, तो ये लगभग 1 लाख टाइम्स ज़्यादा, यानी 1 लाख गुना बड़ा करके चीज़ों को दिखा सकता है। इसकी जो रेजोल्यूशन होती है, जैसे आप अपने कैमरे में रेजोल्यूशन सेट करते हो ना कि इस रेजोल्यूशन पे फोटो खींचनी है, जैसे 720 बाई 150 या 150 ऐसे साइज़, तो ये इसकी कितनी लेंथ दिखनी चाहिए, है ना, 144 इंटू 220, इस टाइप की रेजोल्यूशन बनाते हो, वैसे ये भी आपकी रेजोल्यूशन। तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 0.2 माइक्रोमीटर की होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो 0.0001 माइक्रोमीटर की होती है, यानी कि बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को भी वो दिखा सकता है। स्पेसिमैन के लिए ये अलाइव या डेड दोनों हो सकते हैं, और इसके लिए मस्ट बी डेड, यानी कि इसके लिए तो ऐसा है कि आप डेड से डेड चीज़ों को भी दिखा सकता है, और ये वैक्यूम में भी प्लेस हो सकता है। लेंसेज में इसमें ग्लास लेंस यूज़ करते हैं, और कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? कॉन्वेक्स लेंस आपका ऐसा दिखता है, ये लाइट आने वाली लाइटों को वो कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी हम लोग कहते हैं। ये एक जगह पे कन्वर्ट कर देता है, ये वाली लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ओके, अच्छा,
अच्छा, इसमें आपको कौन सी लेंस मिलेगी? ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज मिलेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का काम क्या होता है? वो सिर्फ छोटी से छोटी चीज़ों को विजुलाइज करके बड़ा दिखा सकती है। इसकी इमेज आपको कलर दिखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे रे का यूज़ किया जा रहा है और रे में तो कलर्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको इमेज जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी? ब्लैक एंड वाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी कॉस्ट सस्ती होती है और इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, बहुत महंगी होती है। आपके बुक में इसकी दोनों की फ़ोटो दी हुई थी। मैग्नीफिकेशन टूल्स में आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, कंबाइन करके इसको यूज़ करते हैं। जैसे एक लेंस, फिर 2 लेंस और फिर 3 लेंस। जितनी लेंस बढ़ाते जाओगे आपकी पावर बढ़ती जाएगी और जितनी ज़्यादा पावर बढ़ेगी उतनी छोटी छोटी चीज़ को और बड़ा करके आप दिखा सकते हो। छोटे से पॉइंट को लाए और देखो इसको इतना बड़ा साइज़ का मैंने पॉइंट को करके दिखा दिया। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कंबाइन किया था। आई पीस में हम लोग क्या लगाते? इन लार्ज अपीयरेंस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो जो छोटी छोटी सी चीज़ होती है वो सारी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग हाईली इन लार्ज, बहुत बड़ा करके दिखा सकते हैं, हाईली इन लार्ज फॉर्म में। ओके। अच्छा, एक्टिविटी 2.1 से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है। उसमें बताया कि आपको अगर किसी सिंगल सेल की मुझे साइज़ बतानी होगी तो उसके डायमीटर को काउंट कर लो कितना है और उसमें नंबर ऑफ सेल कितने पाए जा रहे हैं। इससे उसका पता चल जाएगा कि उसमें एस्टिमेटेड साइज़ के कितने सेल्स एडजस्ट हो सकते हैं। ओके। चल एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे इफ़ 10 सेल फिल इन द स्पेस ऑफ 2000 यूनिट वाइड। मैंने बोला कि मेरे पास एक 2000 यूनिट वाइड एक मेरे पास स्केल है, उसमें मैंने 10 सेल फिट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सेल मैंने फिल कर दिए। अब मैं पता करना है मेरे को कि एक सेल की जो लंबाई है या उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो हाइट है वो कितनी हो सकती है। तो हाउ बिग वन सेल, एक सेल का पता करना है। और मैंने कितने में भर रखा था? तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई थी वो कितनी थी? 2000 यूनिट्स की थी। तो 2000 यूनिट्स और एक सेल में कितने होंगे? अब इसमें मैंने फिल कितने किए? टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 10 है। तो 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो बचा कितना? 200। यानी कि हर एक सेल यहाँ पे 200 यूनिट की थिकनेस का है। एक सेल 200 है, तभी तो आप जा करके देखोगे 200 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2000 हो जाएगा। यानी कि एक सेल की अगर मेरे को पूछा जाए कि एक सेल कितना लंबा होता, कितना लॉन्ग उसकी लेंथ है, तो आप बोलोगे 200 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है। ओके। इस चार्ट के थ्रू आप हेल्प देख लो। अगर आप 4 टाइम्स किसी चीज़ को बढ़ाते हो तो मैग्नीफाइंग होकर के वो 40 टाइम्स बढ़ जा रही है। आप 10 टाइम्स अपने ऑब्जेक्ट्स में बढ़ा रहे हो और उसकी मैग्नीफाइंग होकर के 100 टाइम्स बढ़ जा रही है। आप 40 टाइम कर रहे हो वो 400 हो जा रहा है, आप 100 कर रहे हो वो 1000 हो जा रहा। सीधे 10 टाइम्स वो ज़्यादा बढ़ जा रही है, 10 टाइम्स। ओके। एक्टिविटी 2 में देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इसमें एक बीकर लिया जिसमें मैंने 20% शुगर, उसमें शुगर आप मिला दो या फिर सॉल्ट मिला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो शुगर या सॉल्ट दोनों के लिए आपका एक ही टाइप का काम करेगा। दूसरे में मैंने नॉर्मल वाटर लिया, नॉर्मल वाटर बोल दो या फिर आप इसको प्लेन वाटर बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टैप वाटर भी बोल सकते हो। सोल्यूशन टाइप कैसा है? ये हाइपोटोनिक है। अब हाइपोटोनिक क्या बला है भाई? तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में आओ समझते हैं मामला क्या है। हाइपोटोनिक क्या होती है? हाइपो है, हाइपो बहुत ज़्यादा, हाई पावर वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि जिसमें डिजॉल्व करने की पावर बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को बहुत अपने अंदर डाल सकता है, बहुत अंदर चीज़ों को खींच सकता है, हाइपो है वो। ओके। अब इसमें क्या होता है? हाइपरटोनिक, इसमें लो पावर कंसंट्रेशन है, क्योंकि अगर आप किसी पानी में शुगर या सॉल्ट मिला दोगे तो ऑलरेडी उसको मैंने कुछ मिला दिया है, अब उसकी डिजॉल्व करने की कैपेसिटी पहले से तो कम हो जाएगी, पहले से तो कम हो गई। अभी मान लो आपके पास ये ग्लास है, इस ग्लास में मैंने वाटर डाल दिए, अब वाटर में मैंने शुगर मिला दिया, अब उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था, जो जगह थोड़ी बहुत बची भी थी वो भी फिल हो गई। अब मैं इसमें कुछ नया ऐड करने के लिए जाऊंगा तो उसको मैं देखूंगा कि इसमें तो लो वाटर कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन मीन्स घोलने की क्षमता, कितना मैं अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता हूँ। कंसंट्रेशन मीन्स कितना मैं अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता हूँ और कितना। तो इसकी जो ऑलरेडी मैंने किसी चीज़ को घोल दिया तो उसकी पावर कैसी हो जाएगी? लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं घोला, एकदम प्लेन वाटर, नॉर्मल वाटर है, तो अभी भी इसकी कैपेसिटी वैसी की वैसी ही बनी होगी। सपोज़ एक आदमी है, उसको मैंने बोला कि आप 5 किलोमीटर दौड़ो, और दौड़ने के बाद फिर मैं उससे बोलूँगा कि अभी आपकी एनर्जी कैसे बची, तो 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद तो किसी की भी एनर्जी लूज़ हो जाएगी, तो यानी कि वो लो वाटर वाला होगा, अब उसके पास दौड़ने की कैपेसिटी नहीं होगी जब तक वो रिचार्ज ना हो। ओके। इट मीन्स थोड़ा रेस्ट चाहिए ना उसको। अब वहीं पे एक आदमी है जो 5 किलोमीटर की कैपेसिटी है, यानी उसका कैलिबर है कि वो दौड़ सकता है 5 किलोमीटर, लेकिन अभी तक मैंने उसको बोला नहीं है दौड़ने के लिए, तो यानी कि अभी हाई वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि अभी उसके अंदर फुल कैपेसिटी है चीज़ों को चलाने के लिए। तो नॉर्मल वाटर और एक तरफ मैंने लिया डिजॉल्व वाटर, उसमें मैंने सॉल्ट या शुगर कुछ भी डिजॉल्व कर दिया, तो इसके अंदर तो घोलने की क्षमता थी, तो ये क्या करेगा? वाटर को अंदर की ओर अपने ऑब्जर्व करने लगेगा पोटैटो के। आप यहाँ पे चने का भी एग्जांपल ले लो। आप चना देखो, चने में क्या होता है? आप चने को पानी में डालोगे, चना सुबह तक क्या हो जाएगा? फूल करके बड़ा सा हो जाएगा। आप देखोगे ना चने की साइज़ कैसे होती है? बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बाहर की जो पानी होती है उसको अपने अंदर सक करना स्टार्ट करती है। वहीं पे आप ऐसी चीज़ देखो कि मेरे पास एक ऐसा चीज़ है, जैसे कि आप
पोटैटो को देख रहे हो सेकंड वाले फेज़ में, उसमें से ना ऑलरेडी आलू में से अगर आप काटते हो तो वहाँ पे कुछ लिक्विड वाटर फॉर्म में निकलता है, वो क्या होता है, वो बाहर की ओर जा रहा है, पोटैटो से बाहर की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जगह है नहीं, कंसंट्रेशन उसका वैसे ही वाटर का लो है। तो इस केस में यहाँ से चीज़ें बाहर जा रही, और इस केस में वहाँ से बाहर से चीज़ें, पानी जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स, वो अंदर की ओर आ रहे हैं। अच्छा, जब हम लोगों को स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, तो हम लोगों के बॉडी से पसीने बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं? तो हम लोगों के बॉडी से पसीने जो होते हैं वो बाहर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, जब बाहर जाएंगे तो हाइपरटोनिक, और जब चीज़ें अंदर आएंगी तो हाइपोटोनिक। करेक्ट? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। करेक्ट? अच्छा, साइंस की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे साइंस की लैंग्वेज में इसको इंडोमोसिस कहते हैं, क्योंकि पूरी चीज़ तो ऑस्मोसिस की चल रही है। लेकिन ऑस्मोसिस में भी कौन सी, एक इंडोमोसिस और दूसरी एक्सोमोसिस। इंडोमोसिस में चीज़ें अंदर की ओर आ रही है, इंडो अंदर आ जा, और आउट का मतलब एक्सो चला जा, एग्जिस्ट, एग्जिट मार दो, हट जाओ, एक्सोमोसिस, एक्सोमोसिस। करेक्ट? अच्छा, दूसरा फिजिकल चेंज, पोटैटो जो होगा वो सॉइल होगा, बिकम अ फर्म, वो और ज़्यादा पतला हो जाएगा, और ये क्या होगा, और फैलता जाएगा, पतला जाएगा, और एक टाइप से छिलका टाइप का बन जाएगा, है ना। और इसकी जो पोटैटो की जो होगी श्रिंक बिकम द सॉफ्ट, और उसकी जो सेकंड वाली शुगर होगी उसमें और मुलायम होता जाएगा, और वो रिलीज़ कर रहा है अपने अंदर से, तो जो भी वाटर थे वो रिलीज़ कर रहा है, तो बहुत हल्का हो जाएगा। ओके, इसका जो वेट होगा फाइनली बढ़ जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे पानी को जब अंदर लेगा, इनटू करेगा, अंदर लेगा, तो उसका वेट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन ये पानी को रिलीज कर रहा, तो इसका वेट क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। इसका वेट बढ़ेगा, इसका वेट घटेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को अंदर की ओर ले रहा और वो चीज़ों को बाहर की ओर दे रहा। ओके, सेल स्टेट, इसका जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, टर्गिड हो जाएगा, यानी कि ये काफ़ी तरीके से उथल उथल, जैसे पानी में बोले तो बॉडी, डेड बॉडी तैरने लगती है, वैसे टाइप का। ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकम द फ्लैसेंट एंड प्लाज्मोसाइट। ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मोसाइट मीन्स बॉटम की ओर, नीचे की ओर जाके झुकने लगेगा। करेक्ट? अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होएगी, ऑस्मोसिस में दो चीज़ें हमें देखने को मिली, एक इंडोमोसिस, दूसरी एक्सोमोसिस। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको देख के उतार सकते हो। इसमें वेट चेंज हो रहा था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन देखने को मिला, और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मीन्स क्या होता है, आइसो का मतलब होता है जिसमें कोई चेंजेस ना हो, ना चीज़ें अंदर से बाहर जाए, ना बाहर से अंदर जाए। आप मान लो पानी ले लो और पानी में पत्थर डाल दो, पत्थर क्या छोटा हो जाएगा या फूल करके पत्थर बड़ा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, पत्थर जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये आइसोटोनिक है, नो रिएक्शन बिटवीन द इनसाइड द वाटर। ओके, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब ये मोजाइक मॉडल क्या होता है, मोजाइक मॉडल ऐसा होता है जैसे मैंने कई छोटे छोटे यहाँ पे बोले तो पत्थर के टुकड़ों का यूज़ किया, और इसने देखो एक ऐसी डिज़ाइन बनाई, लग तो रही है कि ये कोई हमारी बर्ड है, और इसको ऐसा डिज़ाइन बनाया, लेकिन ये फील हो रही है, और ये एक अकेले ब्लॉक से मिलके नहीं बनी हुई है, इसमें कई छोटे छोटे मैंने ब्लॉक्स का यूज़ किया, और इस टाइप का एक इमेज बनाया। और इस टाइप के इलिस्ट्रेशन वाले जो कि ऐसा दिखते हो, इलिस्ट्रेट हो रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोजाइक मॉडल। ये इस टाइप की एक मोजाइक आर्ट होती है, ये एक आर्ट है। ओके, और इसी टाइप से सेल भी क्या करती है, सेल भी छोटी छोटी सेल मिल करके वो एक क्या कराती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, और जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तब जा करके फाइनली वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो एक ऑर्गेनिज्म में काम करती है, उनका फंक्शन एक साथ होता है। तो ये डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन मीन्स उसकी आउटर लेयर, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह दो, कोई गलत बात नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन सिमिलर है। मॉडल जो दिया गया था वो एस.जे. सिंगर ने और जे.एल. निकोलसन ने 1972 में दिया था। इसको मोजाइक मॉडल भी कहा जाता था, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इनके बिहेवियर के बेसिस पे। आप इसको इस टाइप से लगाए, अगर मैं इन सारे जो मेरे पास चक्स हैं, इनको मैंने इधर लगा दिए होते, इसको मैंने इधर कर दिया होता, बिखेर दिया होता, तो ये क्या होता, क्या ऐसा दिखता? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक इलिस्ट्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए। अब हमको समझना है 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल। इनके 3 बेसिक पार्ट ऑफ सेल होते हैं। पहला, इसको जोन्स के फंक्शन में हम लोग बांट दिए ताकि समझने में आसानी हो। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। जब मैंने आपको बताया था कि आपका जब प्रोकैरियोटिक होता है वो सिर्फ नाम का प्रो है कुछ नहीं, तो उसके अंदर 3 चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 3 चीज़ आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगी। इसका काम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सेल की बाउंड्री होती है, जो सेल है ना आपका, इस सेल की जो बाउंड्री होती है, आउटर लेयर, इस आउटर लेयर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल की बाउंड्री। ये एक थिन और आउटर कवरिंग सेल होती है, ठीक है, सेल होती है, लेकिन इस मेम्ब्रेन का कुछ काम भी तो होगा ना भाई। उसका काम क्या है, तो ये अलाउ करती है सर्टेन सब्सटेंस को, कुछ ऐसे खास चीज़ों को, जैसे वाटर है और न्यूट्रिशन है, एंटर वाइल कीपिंग हार्मफुल मटेरियल आउट। यानी वाटर और न्यूट्रिएंट्स तो अंदर आ सकते हैं, लेकिन उसके जो हार्मफुल मटेरियल है वो बाहर ही रहेंगे बेटा, वो अंदर नहीं आने वाले। बात समझ में आई? तो ये इस सेल बाउंड्री का काम होता है। आप जाते हो, मान लो धूप में जाते हो, पसीने निकलते हैं, तो पसीने तो बाहर चले जाते हैं,
लेकिन बाहर की जो गंदगी होती है वो आपकी स्किन आपके बॉडी में अंदर अलाउ करती है क्या आना? नहीं करती ना। वैसे ही हमारी बॉडी में स्किन हमारी बाउंड्री का काम कर रही है, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल बाउंड्री भी या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होती है और इसका वर्क प्लेस क्या होता है, वर्क स्पेस क्या होता है, क्या काम होती है? तो ये जो आपका सेल है उस सेल के अंदर कुछ लिक्विड भरी होती है, और जो लिक्विड होती है वो जेली टाइप की होती है, वो जेली लाइक सब्सटेंस होती है। और इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ स्पेस को फिल कर देती है ताकि उसके अंदर आपस में, जैसे कि आप इस सेल के स्ट्रक्चर को देख रहे थे, सेल के स्ट्रक्चर को देखो, इसके अंदर ये जो पार्ट्स है खाली खाली जगह, ये सारी चीज़ों को कौन भर के रखा है? साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया, उसका न्यूक्लियस और उसके राइबोसोम, ये सब आपस में आके लड़के कोलिजन ना कर जाए, टूट के ख़राब ना हो जाए, उसको फिल करके रखा जाता था। जैसे आप मोबाइल परचेस करने जाते हो तो मोबाइल को आपको कैसे कवर करके दिया जाता है कि मोबाइल कहीं डैमेज ना हो, उसको अच्छे से पैकेजिंग की जाती है, तो उसको जो भी खाली स्पेस होती है उसको फिल कर दिया जाता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का सेम काम है। ये जेली स्ट्रक्चर सिर्फ काम आती है किसके लिए? फिल द स्पेस इनसाइड द सेल, उसकी जगह को भरने के लिए। इनका काम ही यही होता है। प्लेस और प्रोवाइड द मीडियम वेयर द केमिकल रिएक्शंस हैपन, ये उनको जगह देती है जहाँ पे उनके रिएक्शंस होने होते हैं, और इसका काम इंटरनल पार्ट्स के अंदर होता है, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर होती है ये लिक्विड। ओके, तीसरा सबसे मेन काम, जैसे आपके बॉडी में आपका सर क्या है? सर ही तो आपका सबसे मेन है, कंट्रोल सेंटर है। वैसे ही किसी भी सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पार्ट, वो उसका क्या होता है? वो उसका सेल कंट्रोल सेंटर होता है, करेक्ट। अच्छा, और ये लोकेट होता है विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि पानी का जो जेली टाइप स्ट्रक्चर था उसके अंदर वो रखा होता है, क्योंकि ये चीज़ों को इधर उधर लड़ने नहीं देती, ये बीच में एक लिक्विड बना देती है जिससे आपस में दो चीज़ें आपस में टकरा ना जाए। अच्छा, इसका काम क्या होता है इसमें न्यूक्लियस में? तो इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लेंगे कि विच थिंग्स इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, तो आप सीधे सीधे न्यूक्लियस पे टिक मार देना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और इसकी एक्टिविटी क्या होती है? कॉन्टेनिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू डीएनए। अब डीऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ये आपकी जनरेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इसी न्यूक्लियस के पास होती है, और आपके पेरेंट्स के, आपके जो भी होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक आम का पेड़ ले लिया, मैंने एक आम का पेड़ ले लिया, और इस पेड़ के जो बीज निकले यानी सीड निकली, उसमें से मैंने कहा कि सीड को मैंने डाला और वहाँ से नीम का पेड़ बन गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। आप जिस चीज़ का सीड डालोगे वही चीज़ का निकलेगा, लेकिन ये बात पहुँचाई कैसे, इस सीड में डाली कैसे? तो वो डाली इसी ने, इस न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए शामिल था। आप और हम होते हैं, हमारे मम्मी पापा के जैसे हमारा फेस मैच करता है, या हमारी कुछ तो चीज़ें होती है बॉडी पार्ट्स में जो मैच करती है, वो हमें पता कैसे चले कि हमको इन्हीं से मैच करना है? वो हमारे डीएनए में आता है, और डीएनए को कंटेंट कौन रखा रहता है? ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम होता है अपने आने वाली जो जनरेशन होती है उसको जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। ओके, अच्छा, अब हम लोग एक टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में हमको कंपैरिजन करने पे मिल जाएगा। देखो, बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, मैंने तीनों को डाल दिए। प्लांट सेल और एनिमल सेल आपके यूकैरियोटिक सेल में आएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, और बैक्टीरिया सेल प्रोकैरियोटिक में आएगा क्योंकि एक सिंपल है, इसके अंदर 3 ही चीज़ पाई जाती है। क्या क्या? न्यूक्लियस होगा आपका, क्या क्या होगा? न्यूक्लियस आपने पढ़ा था, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको ये तीनों चीज़ बेसिक होती है, और तीनों में जो पाई जाती है वो सिंपल सेल कहलाती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। इसकी साइज़ कैसी होती है? जनरली 1 से 10 माइक्रोमीटर की होती है, और इसकी साइज़ कितनी होती है? 10 से 100, यानी कि देखो जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ से वो चालू हो रहा प्लांट सेल। और वहीं पे अगर एनिमल सेल को देखोगे तो दोनों की साइज़ क्या है? सिमिलर है। एनिमल में भी छोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्लांट में भी छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अंदर आप देखोगे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन हमारे बॉडी में यानी कि एनिमल्स की बॉडी में जो होती है वो सेल वॉल नहीं होती, वहाँ पे सेल वॉल नहीं होती। हमारी कोई स्किन उखाड़ेगा तो हमारा स्किन एपिडर्मिस होती है, ना कि वो सेल वॉल होती है, सख्त नहीं होती इतनी। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी यानी कि एनिमल सेल वाली में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होगा, लेकिन जो आपका बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर एब्सेंट होता है। जेनेटिकली मटेरियल इज ऑन न्यूक्लियोइड, तो इसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे राइबोसोम, वो आगे जाकर के न्यूक्लियोइड बनाती है, यानी कि वो सीधे सीधे अपना नेक्स्ट जनरेशन प्रोवाइड करा देती है। सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स, इसके जो सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया मतलब उसकी जो पावर होती है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए इंजन, ईंधन, फ्यूल चाहिए ना, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया ही वो फ्यूल बनाती है। यहाँ पे वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास जो फ्यूल होती थी, निकलती थी, वो है ही नहीं, इसमें एब्सेंट है। बैक्टीरियल सेल में अंदर ये आपको पाई नहीं मिलेगी ही नहीं, पाई ही नहीं जाएगी। अच्छा, उसके बाद सेल बाउंडेड, इसमें आपको प्लांट सेल में, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगी, और सेल बाउंडेड जो होगी वो वहाँ पे आपको एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट मिलेगी। तो ये चीज़ आप समझ लो कि इसके अंदर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा? सेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ भाई, क्लोरोप्लास्ट का काम ही होता है ग्रीन पिगमेंट बनाना, और ग्रीन तो हमारे प्लांट दिखते हैं, तो प्लांट हो गया।
ना एनिमल में और ना ही बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया और एनिमल दोनों में किसी में भी नहीं मिलेगी देखने को। वैक्यूल्स का काम होता है पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखना। तो ये बहुत छोटी साइज़ में होती है और होती भी है, और एक तरह से बोलो तो नेग्लिजिबल मान लो, होती ही नहीं है। और जबकि प्लांट सेल में क्या होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। पानी होल्ड करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में होती है, तो प्लांट सेल में होती है। लेकिन इंसानों के अंदर पानी कहाँ होता है ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी। हम लोग तो पसीना थोड़ा सा बहा देंगे तो प्यास से एकदम हालत ख़राब हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है। तो मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स होती है जो टेम्परेरी होती है, वो बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। सेंट्रीओल्स क्या होती है, सेंट्रीओल्स मीन्स जो इनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में होते ही नहीं है, और कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। बहुत मोस्टली कॉमन लाइक में नहीं होते, बाकी बहुत ऐसे रेयर कंडीशन में प्लांट सेल में आपको देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली में तो नहीं होंगे, बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलेंगे कि आपको वहाँ पे सेंट्रीओल्स देखने को मिल रहा है। इंसानों में होता है, तभी तो आप पसीने को रिलीज़ कर पाते हो अपने छोटे छोटे सेंट्रीओल्स से। इसका शेप कैसा होता है, फिक्स रॉड शेप का, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया सेल आप देखे थे अभी, इसका भी आपको शेप फिक्स मिलेगा। लेकिन आप ह्यूमन बॉडी में या एनिमल में देखोगे तो उसका जो शेप होगा सेल का, वो इरेगुलर या फिर राउंड शेप का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमन थिंग्स, यहाँ पे आप इमेज जा करके एक बार फिर से देख लेना। कॉमन थिंग्स क्या क्या चीज़ें हैं इनमें, तो आप देख लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्किन प्रोटेक्ट टू इनसाइड इट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है स्किन, एक तरह की स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम ये मेम्ब्रेन का काम होता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जेली लाइक फ्लूइड थी जो कि चीज़ों को आपस में रिएक्शन होने से बचाती है। राइबोसोम का काम क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ प्रोटीन बनाने का काम करती है। जिम वाले भैया से आप जाके पूछो, भैया को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो कहो भैया राइबोसोम ही का काम होता है प्रोटीन बनाने का, तो जाके भाई राइबोसोम बढ़ाओ अपने। अच्छा, और जो जेनेटिक मटेरियल होती है, यानी कि जेनेटिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाली जो चीज़ होती है डीएनए की, और इसकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, डबल हेक्सालिक होती है। और जो आरएनए होती है, आरएनए का कैसा शेप होता है, वो सिंगल हेक्सालिक होती है। डीएनए कैसी होती है, डीएनए आपकी डबल हेक्सालिक होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर से आपको ऐसे 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 देखने को मिलेगा। और इसका अंदर क्या होता है, ये जितने भी जीन के ऑपरेशंस होती है वो सारी अपने अंदर होल्ड करके रखी रहती है। सपोज मैंने ऐसे ऐसे बनाया और मैंने दूसरा शेप ऐसे ऐसे बनाया, इसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे जीन्स बना दिए। अब ये क्या है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि डबल हेक्सालिक है। तो इसके इस पार्ट को, यानी कि एक फेज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जीन कहेंगे। क्या बोलेंगे, जीन। ये एक फेज है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, और इस तरह से एक पूरा मॉडल बनता है, पूरी स्ट्रक्चर बनती है, और ये डीएनए कहलाती है। और ये बनाने के लिए जिस एसिड, इसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसको बनाने के लिए जिस एसिड का यूज़ करते हैं, जो एसिड काम आती है, वो होती है अमीनो एसिड। क्या होती है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ही हमारी क्या बनाती है, प्रोटीन भी बनाती है। प्रोटीन बनाने के लिए एक अगर एसिड पूछ लिया तो कौन सा एसिड, अमीनो एसिड। और बनाने का जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो राइबोसोम को दी गई। इन सब के बीच में कॉमन क्या नहीं है, तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। बैक्टीरिया सेल में है, नहीं है। प्लांट सेल में है। एनिमल सेल में है। तो जो ग्रीन ग्रीन चीज़ें दिख रही है वो कॉमन है, और जिसमें रेड रेड दिख रही है वो नॉट कॉमन है। आप इस चीज़ को अच्छे से देख लो, समझ जाओ। अब ये बताओ, सेल वॉल है, बैक्टीरिया सेल में तो होता है, प्लांट सेल में होता है, लेकिन हमारे पास सेल वॉल कहाँ होता है, नहीं होता। तो मैंने आपके समझने के लिए इसको कंपेयर कर दिया और कलर भी कर दिया है। क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया में नहीं होता, प्लांट में होता है, तभी तो उसका रंग ग्रीन होता है प्लांट्स का। और एनिमल सेल में भी नहीं होता। लार्ज वैक्यूल्स देखो तो इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर होता है, और वो भी परमानेंटली होता है, क्योंकि लार्ज वैक्यूल्स होंगे तभी तो वो पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखेगा। और इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं, थोड़े से पसीने बहे नहीं कि हमारी बॉडी से पानी कम होने लगते हैं, ठीक। हालांकि हमारी बॉडी 65% तो वाटर ही कंटेंट कर रखी रहती है, वो भी पेट में नहीं, वो भी सेल में। हर एक सेल अपने अंदर कुछ लिक्विड फॉर्म में अपने अंदर वाटर कंटेंट करके रखा रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसमें प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि ये सारी की सारी कैसी है, वर्किंग सिंपल है। बाकी ये कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों कैटेगरी किस में आती है, यूकैरियोटिक सेल में आती है। वायरस के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वायरस कोई पूछे कि लिविंग है कि ऑल नॉन लिविंग है, तो आप इसको बोल दो कि ये जिंदा भी है और मरा भी है, ये ज़ॉम्बी है एक टाइप का। क्यों, क्योंकि इस ज़ॉम्बी को जीने के लिए एक होस्ट चाहिए। होस्ट मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया, आपका दोस्त आप हो और आपका दोस्त है, आप दोनों साथ में हो तो होश में हो, चीज़ों को अच्छे से करते हो, और आपका दोस्त गायब होता है, तुरंत आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप उसके बिना रहे नहीं, बस बैठे हो चुपचाप, जिंदा होके भी मुर्दा हो, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि वायरस भी ऐसा ही होता है। वायरस जब तक बॉडी के बाहर है, किसी बॉडी से बाहर है, तब तक तो उसके अंदर कोई पावर नहीं होती कि किसी चीज़ को वो कंट्रोल करे। लेकिन जैसे वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हाईजैकर। जिसके अंदर घुसेगा उसको अपने अकॉर्डिंग चलाना स्टार्ट कर देगा। ओके, कोरोना आपके अंदर घुसा, कोरोना ने आपको क्या नहीं करवा दिया, आपको बीमार कर दिया, आपके अंदर फीवर बढ़ा दिया, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उसको लड़ते 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 फाइनली उसके लिए एक एंटीडोज बना ली। लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम लगा। आपको रेबीज़ पता चलेगा कि रेबीज़ क्या होती है, कुत्तों के काटने से होती है ना रेबीज़। तो ये जो रेबीज़ है ये डॉग के काटने से होती है। और आदमी इसमें क्या होता है, अगर उसको रेबीज़ हो गया तो वो कुत्तों जैसे भौंकने स्टार्ट कर देता है, वो भौ 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 करके बात करने लगता है, ठीक। तो वो रेबीज़ का वायरस जा करके उस
पर्सन को इन्फेक्टेड कर देता है और उसकी वजह से वो उसके बॉडी में हाईजैक कर लेती है और उसकी पूरी लिविंग सेल को रिप्रोड्यूस करती है अपने अकॉर्डिंग, जैसा उसको चाहिए वैसा। अच्छा, ये बहुत छोटी होती है, बैक्टीरिया से भी छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सिर्फ देखने को मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, डीएनए और आरएनए इसके अंदर होता है, यानी कि ये सिर्फ डीएनए और आरएनए रखी रहती है। इसको अपनी न्यू जनरेशन फॉर्म करने के लिए सूत्र तो पता है, क्योंकि जिसके अंदर डीएनए होगा वही अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको अपना डीएनए पता है कि हाँ मुझे अपने जैसे और बनाने हैं, तो मेरा डीएनए ये है और इसी डीएनए को फॉलो करो और आगे और हमारे जैसे वायरस को रेडी करो। लेकिन इसको बनाने के लिए प्रॉपर एक होस्ट चाहिए, एक आदमी चाहिए, यानी कि एक लिविंग सेल चाहिए जिसके अंदर ये अपने आप को सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज ये अपने आप को सर्वाइव बाहर साइड नहीं कर सकती। ओके, इसकी कोई एंटीबायोटिक्स भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया को तो किल कर देती है और वायरस को तो किल नहीं कर सकती। जो भी एंटीबायोटिक्स होती है वो बैक्टीरिया को किल कर सकती है, वायरस को नहीं कर सकती। इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ही लड़ना पड़ता है। तो एंटीवायरल जो वैक्सीनेशन होती है वो एंटीवायरल वैक्सीनेशन का ही यूज़ किया जा सकता है, और जिसके पॉसिबल है, जैसे कोरोना के नहीं बने थे लेकिन बाद में उसके जा करके एंटीडोज बना लिए गए थे। म्यूटेट, दे चेंज द म्यूटेट क्विकली, यानी कि उसकी चीज़ों में धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से बदलाव करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप वायरस के कांटेक्ट में आओगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने लगेंगी, बहुत सारी बीमारियाँ आपको फैलने लगेगी। ओके, तो ये आपके बॉडी में जाकर के तुरंत उसको म्यूटेट कर लेती है, एक तरीके से जॉम्बी आपको बना देती है। बैक्टीरियोफेजेस, इसका काम क्या होता है, ये ईट करती है, यानी कि जितने भी आपके बॉडी में स्पेशल वायरस होती है ये सारी चीज़ों को खा लेती है और डिस्ट्रॉय कर देती है आपके बॉडी के। अच्छे बैक्टीरिया तो अच्छे और बुरे दोनों टाइप के होते हैं। जैसे आपकी जो कर्ड होती है यानी दही बनाने के लिए, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया अच्छे हैं बॉडी के लिए। तो आप ऐसा मत समझो कि बैक्टीरिया, हमारे हर बैक्टीरिया दुश्मन ही है। अच्छा, डीएनए का काम क्या होता है, कंट्रोल सेंटर है, यही तो आपको बता रही है। तो ये मास्टर इंस्ट्रक्शंस ऑफ बुक है, इसी के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस भरी होती है कि आने वाली जो जनरेशन है उसको कैसे तैयार करना है, क्या करना है। और ये डबल हेक्सेलिक होती है, तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये डबल हेक्सेलिक चल रही है। ये जो शेप है आपका डबल हेक्सेलिक है, एक इधर से भी चल रही है, एक इधर से भी चल रही है। इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस है कि किसको कैसे बनाना है, हाथ देना है, पैर देना है, मुँह देना है, क्या देना है, ठीक। और आरएनए में सिंगल हेक्सेलिक होती है, सिर्फ एक ही शेप चलती है, एक ही राउंड होती है, दूसरी साइड नहीं होती। अच्छा, ये डीएनए आरएनए पाई कहाँ जाएगी, तो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, बात भूलना नहीं आप लोग। आरएनए का क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है, और इसका काम होता है मैसेंजर सिस्टम का। ये तो कंट्रोल कर लेगी, लेकिन इसका काम है मैसेज करने का। तो इसके 3 कैटेगरी में, एम आरएनए, टी आरएनए और आरएनए। जैसे आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होगी तो वो चीज़ का जो खोज है, खबर है, न्यूज़ एंकर का, एक ऐसे बोलो तो प्रेस वाले का काम करेगी, पता लगाती रहती है 24 घंटे। तो ये मैसेज फैलाने का काम करती है। अगर किसी चीज़ को आरएनए ने कैरी किया इंस्ट्रक्शंस को डीएनए से, और कहाँ पे प्रोटीन को रखना है, कहाँ बनाना है, कहाँ तक पहुँचाना है, तो एमआरएनए इसके मैसेज को पहले लेके आएगी। टीआरएनए उसके रॉ मटेरियल्स को जुटाएगी कि अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जिस चीज़ के जुटाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए होती है, उसके लिए जो एसिड यूज़ करती है वो अमीनो एसिड होती है, आप बात याद रखना, ठीक। और आरआरएनए क्या करती है, उसके लिए फिर बिल्ड करती है प्रोटीन्स को। एमआरएनए मैसेज करती है कि चलो अब आपको ज़रूरत है और प्रोटीन बनाने की। टीआरएनए उसके लिए रॉ मटेरियल जुटा के लाएगी, और आरआरएनए उसके लिए प्रोटीन बिल्ड करती है। जैसे जिम वाले भैया हैं, मान लो उन्होंने खूब बड़े बड़े डंबल उठा लिए, अब उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई। अब प्रोटीन शेक तो पिएंगे, लेकिन प्रोटीन शेक तो पिए, पेट में वो चला गया, लेकिन एमआरएनए ने मैसेज दिया कि चलो अब बॉडी में प्रोटीन बनाने की ज़रूरत आ गई है। टीआरएनए फटाक से क्या करेगा, उस प्रोटीन शेक से रॉ मटेरियल निकाल लेगा, और आरआरएनए ने उसको बिल्डिंग करने लगेगा, प्रोटीन को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। प्रोटीन बनाने के लिए जो टीआरएनए ने रॉ मटेरियल जुटाया वो कहाँ से उठाया, अमीनो एसिड से। ओके, और ये पावरफुल एसिड होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये क्या कर रही है, आरएनए एक तरह के कम्युनिकेशन करती है कि किस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत है, और वो जो चीज़ चाहिए होती है उसको बना करके वो उसको तैयार करके देती भी है। राइबोसोम क्या करती है, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है। अब देना तो है आरआरएनए को, लेकिन बनाने के लिए राइबोसोम तो चाहिए ना, तो राइबोसोम आरआरएनए का ही काम कर रहा। यहाँ पे आप इसका शेप देखोगे तो ऐसा 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 देखने को मिलेगा। और ये ऐसा शेप क्या है, तो जहाँ पे डॉटेड लाइन्स दिख रही है, डॉट डॉट दिख रही है, वो आपकी आरआरएनए में रफ साइड है। और जो एकदम प्लेन दिख रही है, जैसे ये आपको हिस्सा प्लेन दिखेगा और जहाँ पे आपको हिस्सा प्लेन दिखेगा, वो आपकी कैसी है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर। ओके, तो आपको फ्री राइजोम ये क्या कर रही है, फ्री राइजोम प्रोटीन बनाने में यूज़ की जाती है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर से यूज़ की जाती है। और जो ये आर लिखा हुआ है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये राइबोसोम से ही अटैच होते हैं। और इनका काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना, एक्सपोर्ट करना और ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक। प्रोटीन को बना करके उसको एक्सपोर्ट या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना उस जगह तक। आर का काम ही था ये चीज़ करना, प्रोटीन प्रोड्यूस करना उसकी लाइन में। और इसका काम क्या क्या हो गया, आप इसको समझ लो कि रफ ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, प्रोटीन को बनाएगा, उसको प्रॉपरली रेडी करेगा और उस तक भेजेगा कि भाई तुम्हारे डंबल उठाने की वजह से हाथ में क्रैम्प्स बन गए थे, उस पावर को पूरा फुलफिल करना है ना,
तो उसको क्या करो, उस तक पहुँचाओ। प्रोटीन बना तो लिया लेकिन उसको सर पहुँचा दिया तो सर में डंबल बन जाएंगे। उसको उस जगह तक पहुँचाओ जहाँ इसकी ज़रूरत है। ओके, फैक्ट्री असेंबली लाइन इसी को कहते हैं। तो ये फैक्ट्री बना रही है और ये न्यूक्लियस का शेप है, और न्यूक्लियस में ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे। इसका नाम क्या है, RER, यानी कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और राइबोसोम्स ये आपका रहा। SER का काम क्या होता है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम होता है लिपिड्स यानी कि बॉडी में फैट बनाना, और बॉडी की जो टॉक्सिन है यानी कि जो टॉक्सिन्स मीन्स पॉइजनेट वाली चीज़ें होती है जो हमारे लिए नुकसान करती है, उसको बॉडी से डिटैच करना या हटाना। केमिकल लैब में इनसाइड इसको ये बना कर रखी रहती है, ये अंदर का काम होता है। जैसे सेल के अंदर ये सारी चीज़ें केमिकल लैब का काम करती है, ये केमिकल लैब भी कहलाती है। अगर बोल दिया कि एक सेल की केमिकल लैब किसको बोलते हैं, तो वो होती है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केमिकल लैब, जो कि सेल की कहलाती है। गोल्जी ऑपरेटर्स, बाप रे बाप, इतना बड़ा चीज़ आ गया। गोल्जी ऑपरेटर्स का काम होता है डिलीवरी करना। अब आपके मैंने बताया ना कि आपका RNA ने बना दिया, अमीनो एसिड ने उसको हेल्प कर दिया, लेकिन गोल्जी ऑपरेटर्स कितनी क्वांटिटी में देना है, कहाँ पे देना है एग्जैक्टली। अब डंबल वाले भैया ने हाथ से 2 किलो का डंबल इधर भी उठा लिया था और 20 किलो का इधर उठा लिया था, तो यानी कि इस साइड उनको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है इस वाले आर्म से। तो जो लेफ्ट आर्म है उसको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होगी तो उसको ज़्यादा देगा, और जिधर कम जरूरत होगी उधर कम देगा। तो कुल मिलाकर के RER को जो कितना प्रोटीन पहुँचाना है, यानी उसको कितनी न्यूट्रिशन देनी है, प्रोटीन ही तो हमारी सेल को मजबूत बनाती है। कोई भी सेल बनती ही प्रोटीन की पावर से, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो बनेगी कैसे। तो उसके बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था, RNA चाहिए था, करेक्ट। अच्छा, गोल्जी ऑपरेटर्स का काम होता है कि कितनी पैकेजिंग उस तक पहुंचा दे, डिलीवरी का काम होती है। ये जोमेटो है इस जगह की गोल्जी ऑपरेटर्स। पैकेजेस को सेंड करना है और इनटू वेसिकल्स उसके छोटे छोटे छिद्रों में पहुंचा देना है, और सेंड करना है राइट प्लेस पे, किस जगह पे पहुंचाना है और कितनी क्वांटिटी में पहुंचाना है। ये तो एक तरह का ये पोस्ट ऑफिस है या कुरियर वाला सर्विस है। आप स्विगी और जोमेटो से जिसमें चाहो उससे कंपेयर कर लो। लाइजोसोम्स का काम क्या होता है, क्लीनिंग एंड रिसाइकल द यूनिट्स। ये सिर्फ लाइजोसोम क्या करती है, अब मान लो आप जब चलते हो तो आपके हाथ में या पैर में कहीं चोट लग गया, सपोज आपके हाथ पैर में कहीं पे चोट लग गया, तो आपका हाथ टूट गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ के सेल तो डैमेज हो गए। अब सेल डैमेज हो जाएंगे तो सेल अगर पड़े पड़े रहेंगे तो वो तो कैंसर बन जाएंगे ना, सड़ने लगेंगे आपकी बॉडी के अंदर। तो लाइजोसोम्स का काम होता है जो डैमेज सेल है उसको पूरी तरीके से साफ कर देना, यानी कि खत्म कर देना। और ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम अपने अंदर होल्ड करके रखी रहती है, और ये एंजाइम क्या कर देती है, उस जो सेल डेड हो चुकी थी उस डेड सेल को अपने अंदर से, ये डेड सेल या फिर जो वीक सेल होती है, कमजोर सेल होती है, उसको हटा देती है, पूरी तरीके से गला देती है। फॉर एग्जांपल, आप कभी भी आपके छोटे से हाथ में खरोच आती है तो ब्लड उस पर जम जाती है, और उसके बाद उस पर एक लेयर बन जाती है। जब आप उसको नोचते हो तो देखते हो ना कि एक पपड़ी जैसी बन रही है, तो वो सेल को लाइजोसोम ही वो उसको क्या करती है, एक अपने हार्म एंजाइम से बाहरी इंसेक्ट को, बाहरी बैक्टीरिया को, वायरस को अंदर नहीं आने देती, वो एक लेयर बना देती है। इसका काम क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अंदर से ब्रेक कर देना, तोड़ तोड़ करके उसको छोटा कर देना। नहीं तो वो क्या बना देंगे, पिंपल जैसे आपका क्या होता है, वो एक जहाँ पे पिंपल आपकी होती है फेस पे, तो वो क्यों हो रही है, वो वेस्ट मटेरियल ही तो आपके बॉडी के अंदर रह गए थे, और उसको वो ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी से सीधा बाहर डिस्ट्रॉय करवा के बाहर निकाल दिए जाते हैं। पिंपल, इसका आप एग्जांपल ले लेना कि पिंपल आपको अगर हो रहा तो पिंपल किसका है, वो लाइजोसोम्स ने ही उसको गला करके बाहर कर दिया, क्लीनिंग कर दिया। डिस्ट्रॉय कर देती है सेल के पार्ट्स को, उस सेल पार्ट को जो कि काम अब नहीं कर रहा, वो एक्सपायर हो चुका है, उसको हटा देती है, कंप्लीट खत्म। किल हार्मफुल सब्सटेंस, बॉडी के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस होती है उसको रक्षा करने का काम कर रही है, यानी कि उसको हटा देती है, मार देती है दौड़ा दौड़ा करके। और सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सेल आ गए इनसे फाइट करने, वायरस आ गए, ये आ गए, वो आ गए, और ये जो सेल है, ये वाली सेल, ये अपने आप को देखती है कि अब मैं तो चारों तरफ से गिर गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये लाइजोसोम क्या करता है, कहता है मैं तो जाऊँगा लेकिन तुम सबको लेकर जाऊँगा और तुम सबको लेकर मारूंगा। तो ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, इसीलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है किसको, लाइजोसोम को, करेक्ट। क्योंकि आपके बॉडी के जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको पूरी तरीके से डेड करने का, खत्म करने का काम भी यही कर रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर सप्लाई करने का काम कर रही है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये जो आपको छोटा सा शेप देखने को मिल रहा, ये जो छोटी सी चीज़ है, इसके अंदर ये समझ लो आपकी पूरी सेल की सेल है। सेल के अंदर बैटरी वाली सेल है, ये बैटरी का काम कर रही है, पावर पहुंचाने का काम कर रही है, तो पावर सप्लाई करती है, एनर्जी देने का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर एटीपी एनर्जी होती है, एटीपी एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस कराई जाती है, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी कि ये अपने बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि उसकी जो ब्रीथिंग की ऑक्सीजन की सप्लीमेंट होती है उसको पूरी तरीके से पहुंचाती है। सेल कैन नॉट बी फंक्शन, वो खुद में, अच्छा आप एक पत्थर ले लो, कहो कि ये मेरे पास एक पत्थर है और इसको बोलो कि ये बिल्डिंग है, तो पत्थर से बिल्डिंग बनाने के लिए कई सारे मेरे को छोटे छोटे ब्रिक्स जोड़ने पड़ेंगे ना। अगर मैं सिर्फ एक पत्थर लेकर कहूँगा कि यही खुद में ही एक बिल्डिंग है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ईंट लेकर के आप थोड़ी चिल्लाओगे कि मैंने एक मकान खरीद लिया। मकान खरीदने का मतलब होता है कि एक बहुत सारी ब्रिक्स को एक साथ परचेस कर लेना, वो भी एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में। तो ये अकेले खुद में कुछ कोई फंक्शन काम नहीं करते। तो आप इस पूरे सिस्टम को ऐसे याद कर सकते हो, जैसे डीएनए का काम होता है, डीएनए
न्यूक्लियस होते हैं पहले, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए डबल हेक्सालिक होता है, डीएनए के अंदर जेनेटिक्स आपके कंट्रोल करते हैं, डीएनए ने प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए को मैसेज भेजा, आरएनए के अंदर राइबोसोम होती है, राइबोसोम के अंदर क्रोमोसोम होती है, क्या होती है, क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम को मैं अभी दिखाता हूँ, ये आपका पेज में दिया हुआ है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से मैंने क्रोमेटिन निकाला, यानी कि इस वाले पार्ट को सिर्फ मैंने बड़ा करके निकाला है न्यूक्लियस में से, ओके, ये पार्ट आपका यहाँ पे आया, इसके अंदर आपके छोटे छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो चीज़ है ना, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे निकली, और ये क्रोमोसोम्स ऐसे डबल हेक्सालिक होते हैं, ठीक, ओके, और ये डबल हेक्सालिक होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स के अंदर आपको क्या होता है, अगर आप इसके रेशे को खींचोगे ना, जैसे कि आपके स्वेटर में से धागे खींचे जाते तो ऐसे ऐसे रेशे नहीं निकलते, तो वैसे ही बहुत सारे रेशे निकलेंगे, और ये क्रोमोसोम्स आपका क्या होता है, यही आपका डबल हेक्सालिक डीएनए कहलाता था। तो आप इस चीज़ को समझो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स को आप जब खींच के धागे जैसे निकालोगे तो उस क्रोमोसोम से ही आपका क्या निकल के आता है, डीएनए, डीएनए क्या होल्ड करके रखा रहता है, उसके सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को, किसके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को अपने अंदर होल्ड करके रखा रहता है, और इस एक पार्ट को, यानी एक चीज़ को हम लोग जीन कहते हैं ना, जीन, तुम्हारे जीन में ही खराबी है, तो ये देखो, जैसे ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, एक एक जीन, बहुत सारे जीन होते हैं, और किसी भी क्रोमोसोम को आप खींचोगे तो बहुत सारे डीएनए मिलेंगे देखने को, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, राइबोसोम जो होती है वो क्रोमोसोम से आके अपना वो बना रही, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन में हेल्प कर रही थी। गोल्जी अपरेटस क्या कर रही थी, गोल्जी अपरेटस सारे प्रोटीन्स को सही जगह पहुंचा रही थी, ये पोस्ट ऑफिस का काम करती है गोल्जी अपरेटस। अच्छा, फाइनली प्रोटीन जब बन जाती है तो उससे सेल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है, जिसमें कुछ सपोर्टिव रोल भी होते हैं, जैसे एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स और डेटॉक्स बनाती है, लिपिड्स मीन्स उसकी जो फैट होती है वो लिपिड्स होती है, और ये सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही थी। लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, बॉडी में जो भी क्लीन वेस्ट होती है उसको वो क्लीन करता है, सारे जो वेस्टेज होते हैं उस सबको क्लीन करता है, लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइड बैग्स भी कहते थे। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी खटाखट पहुंचाता जा रहा है, ओके। अब हम लोगों का नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है 2.5 की, जिसमें मिटोसिस के बारे में और मायोसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी आपको सेल डिवीजन समझना होगा। सेल डिवीजन में आप में दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक मिटोसिस, एक मायोसिस। सपोज करो कि आप जब छोटे से पैदा हुए थे तो आपके बॉडी का जो सेल था जितना उस टाइम पे था आज भी क्या उतना ही है। अब आप बड़े हो गए तो आपके सेल भी तो बढ़ गए होंगे, पहले आपके 10 सेल होंगे बॉडी में, सपोज कर लो अभी आपके बॉडी में 100 सेल हो गए, तो सेल बढ़ा कैसे, उसने बनाया कैसे। तो जब एक सेल अपने आप को जब डिवाइड करता है तो वो 2 इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में अपने आप को डिवाइड करता है, जिसको डॉटर सेल कहते हैं, ठीक। और इसी प्रोसेस में आपको समझाया जा रहा कि जो मिटोसिस होती है वो इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, जो आपकी बॉडी ग्रो कर रही है ना उसके लिए, या फिर आप कहीं से डैमेज हो गया, बॉडी में चोट लग गया, तो क्या वहाँ की सेल दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। ये भी किसके कैटेगरी में आएगा, मिटोसिस में। तो बॉडी का रिपेयर होना, बॉडी का ग्रोथ करना, बॉडी की मेंटेनेंस होना या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ये सब किसके कैटेगरी में आएगी, मिटोसिस में, जो कि कई बार किए जा सकते हैं। मायोसिस में क्या होएगा, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, यानी कि अब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो जनरेशन आएगी, जो जीन बनेगी, वो बच्चे का जो होगा वो क्या होता है, बिल्कुल न्यू होता है। जैसे आपके मदर फादर है, ठीक, आप अपने पेरेंट्स के तो बच्चे हो गए, अब क्या हो रहे हो, उनके जो जीन हुए थे वो आपके अंदर आज भी मौजूद है कि वो बदल गया, जीन तो नहीं बदले, यानी कि उन्होंने मिल करके आपको एक न्यू प्रोडक्शन दिया, यानी कि आप एक नया प्रोडक्ट हो, जेनेटिकली डाइवर्सिटी में अलग हो गए। और इसमें आप मिटोसिस को देख लो कि ये सेल इंक्रीज तो होती है थ्रू मिटोसिस, अपने आप को बढ़ाती है, लेकिन मिटोसिस में खुद ही को तोड़ करके 1 से 2 बना लेना। और इसमें कॉमन क्या है, सेल डिवीजन, सेल का 2 भागों में बढ़ जाना। जनरली हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो डॉटर सेल है वो एक ही पेरेंट सेल से एक ही चीज़ ली। देखो इसमें आप एक रेड कलर में देख रहे होगे, एक ब्लू कलर में देख रहे होगे, 2 चीज़। अब ये 2 पेयर है, ये 2 पेयर अलग अलग बटी तो, लेकिन दोनों में पेयर सेम है अभी भी, वो कोई चेंजेस नहीं होती, यानी कि इसकी जो डॉटर सेल है उसमें सेम डीएनए होती है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, और किसकी, पेरेंट सेल की। तो यानी कि पेरेंट्स के कुछ ना कुछ तो आपके अंदर हैबिचुअली देखने को मिलेंगे ना। बाई फेस आप मैच करते हो अपने पेरेंट्स से, हो सकता है आपका फेस मम्मी से या पापा से मैच करता हो, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि इसमें खास करके बात क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और पेरेंट सेल ये दोनों इक्वल होती है, सेम डीएनए भी होती है दोस्तों। आगे देखते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होएगा, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 पार्ट में तो टूटेंगे, और उसमें एक XX और एक XY दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसमें चार हमारे गैमेट्स निकलते हैं। गैमेट्स मतलब किसी भी बच्चे का जो इनिशियल फेज होता है वो गैमेट्स कहलाता है, यानी कि सिर्फ सेक्सुअल प्रोडक्शन में होता है, ठीक। प्रोड्यूस होती है गैमेट्स अकर ओनली इन द सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनती है। उसमें ओवरीज और टेस्टिस, 2 चीज़, टेस्टिस के अंदर स्पर्म होते हैं, ओवरीज के अंदर ओवम होती है, और जो फूल होते हैं, फूल वगैरह में एंथर्स होती है। एक फूल, आप मान लो गुलाब के फूल को, आप गुलाब के फूल से कमल का फूल कैसे बना दोगे,
या फिर आप इंसान के बच्चे से जानवर का बच्चा कैसे पैदा कर दोगे? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के जो डीएनए है, उनका जो क्रोमोसोम है, वो एक फिक्स पैटर्न पे काम कर रहा है, उनके पैटर्न सेम है। तो वो स्पर्म होगा चाहे वो ओवम होगा, जो भी होगा, वो आपका एक फिक्स पेरेंट सेल के लिए डिवाइड हो रहा है और वो ट्वाइस में हो रहा है, यानी कि इसके 2 पार्ट्स में 2 डिवाइड हो गए, इसमें भी 2 डिवाइड हो गए। तो इस तरह से मुझे क्या देखने को मिला, इसके अंदर 4 गेमेट्स देखने को मिले। और जबकि मिटोसिस में आपको 2 पेरेंट सेल मिलते थे और दोनों इक्वल मिलते थे। ये आपकी बॉडी को रिपेयर करते थे और इक्वली करते थे। एक बात बताओ, जैसे आपकी बॉडी में मान लो आपके हाथ में चोट लग गई, वहाँ की सेल क्या दूसरी एकदम आप पूरे तरीके से काले हो और वहाँ की सेल अचानक से गोरी हो गए? तो ऐसा तो नहीं होता। इन रेयर केस में ऐसा कुछ हो गया, स्किन एलर्जी वगैरह हो, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्मली बात ये कह रहा हूँ कि आपके जो हाथ है, हाथ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो सपोज आपका हाथ डैमेज हो गया, कहीं कट पिट गया, तो उसको रिपेयर करेगी तो जो आने वाली स्किन होगी वो पहले के जैसी ही रहेगी, वो बदल नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ की बात हो रही है, आप ग्रो करोगे, रिपेयर करोगे, मेंटेन करोगे अपने आप की बॉडी को, तो उसके लिए जो सेल यूज़ होगी वो अपने आप को 2 डॉटर सेल में इक्वली डीएनए के साथ बांटेगी। डीएनए बदल नहीं जाएगा। लेकिन जब आप मियोसिस करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो जरूरी नहीं कि आपका जो बच्चा होगा आपका जैसा सेम टू सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट होगा, नहीं। इसमें डिपेंड करता है कि इसमें मदर और फादर दोनों के क्रोमोसोम्स कितने मैच करते हैं। तो आप क्रोमोसोम्स को समझ लो कि एक ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 पेयर है, तो पेयर का मतलब ही होता है जोड़ा। तो इस तरीके से अगर एक एक करके देखो तो टोटल कितना हो जाएगा, 46, क्योंकि 23 पेयर है तो उसका डबल कर दो तो 46 क्रोमोसोम होता है। देखो 22 मेल में भी और 22 फीमेल में भी, दोनों में क्या होंगे, सेम होते हैं। क्यों? आपके हाथ है, मान लो ये फीमेल है और ये मेल है, तो हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह, ये सारी चीज़ें मेल और फीमेल में तो सिमिलर होती है। बस फ़र्क कहाँ पे होता है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, RO रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें चेंजेस होती है, जिसकी वजह से हम लोग मेल और फीमेल डिसाइड करते हैं। और वो होती है हमारी 23वें नंबर की क्रोमोसोम, जो 23 नंबर की क्रोमोसोम है उसके ही वजह से होता है। 22 तो चीज़ें सेम है। अब फीमेल का लीवर लगाना चाहो मेल में लगा सकते हो, मेल का किडनी चाहो फीमेल में लगा सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फ़र्क क्या है, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जो ऑर्गन्स होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे मेल में आपको टेस्टिस और फीमेल में आपको सिर्फ ओवरीज देखने को मिलेगा। टेस्टिस में स्पर्म मिलेंगे जो कि मेल के अंदर होते हैं, और ओवरीज किसके अंदर होती है, ओवरीज होती है फीमेल्स के अंदर। एंथर ये मेल पार्ट होता है जो कि फूलों के अंदर पॉलिनेशन में देखी जाती है कि एक फूल दूसरे दूसरे फूल बनाना, वहाँ पे ये काम होती है। ठीक। और इसमें आपके जो जेनेटिक होती है वो 4 गेमेट्स में टूट जाते हैं, और गेमेट्स किसी बच्चे की जो इनिशियल फेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं। मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जिसका पर्पस क्या है, ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर करना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करना, यानी कि इसको आप बढ़ाना अपने आप। असेक्सुअल मीन्स जो अपने से और भी जनरेशन बना दे, एक सेल टूट के 2 बना दी, ये अपने से किया, इसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए आपको 2 अलग अलग पेरेंट्स की, 2 अलग अलग जेंडर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम लोग अलग अलग क्रोमोसोम्स को मिला के बनाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होएगा, इसके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम्स है एज अ पेरेंट वो डिपेंड करती है। इसके स्टेजेस क्या होते हैं, इसका जो पर्पस मेटाफेज और एनाफेज टेलीस्कोप, जो कि आपको कोई अभी पर्पस का है नहीं, ये सारे समझ लो कि उसके कुछ फेजेस होती है, और ऐसे फेजेस होते 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 वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। करेक्ट। म्यूसिस में क्या होएगी, म्यूसिस में इसका पर्पस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, अपने आने वाली जनरेशन्स में अपने डीएनए को ट्रांसफर करना, और इसमें 4 गेमेट्स बनती थी। इसमें 4 सेल्स आपस में डिवाइड होंगे और इसके क्रोमोसोम्स बढ़ते थे, इसमें भी ऐसे ही चलता है। तो ये इसके कुछ फेजेस है, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे। इनमें कुछ कंपैरिजन टेबल में आप समझ लो कि इनके कॉमन नेम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन होती है मिटोसिस में, अपने जैसे 2 और बना देते हैं। ये रिडक्शन डिवीजन होती है, यानी कि चीज़ें इसमें हो सकती है अलग भी हो जाए या एक जैसी मैच भी कर जाए। नंबर ऑफ डिवीजन क्या होती है, इसमें 1 सिंगल डिवीजन होगी, इसमें 2 सक्सेसिव डिवीजन होती है, यानी कि इसमें तो 2 टूट रहे थे लेकिन इसमें 2 के भी 2 टूटेंगे, यानी कि टोटल 4 हो जाएंगे। हम 2 और हमारे 2, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो गए कि नहीं हो गए। तो वो चारों क्या कहलाएंगे, गेमेट्स कहलाते थे, और इसमें जो कहलाते थे वो डॉटर सेल कहलाते थे। इसकी जो जेनेटिक कंपैरिजन करोगे तो वो पेरेंट्स होती थी, आइडेंटिकली ये पेरेंट होती है, और ये असेक्सुअल होती है। और ये असेक्सुअल मीन्स क्या होती है, जो अपने से 2 और पैदा कर ले। लेकिन जो ये गेमेट्स बच्चे पैदा करने के लिए 2 अलग अलग डिफरेंट जीन के लोगों की जरूरत है, यानी क्रोमोसोम्स उनके डिफरेंट होने चाहिए, एक मेल जेंडर एक फीमेल जेंडर की। ओके। क्रोमोसोम्स इसमें सेम टू सेम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, रिड्यूशन एज अ हाफ, यानी कि इसमें आधे मेल के और आधे फीमेल के जीन मिलती है। और इसमें क्या होती है, जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, वैसी की वैसी ही रहेगी। करेक्ट। अच्छा, अरुण कुमार शर्मा जो थे इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोलॉजिस्ट को ऐसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इंडियन साइटोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, इंडियन साइटोलॉजी के फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। और ये 1924 से इनकी जो टाइम लाइन थी वो 1924 से 2017 तक की थी। इनका फील्ड जो था वो साइटोजेनेटिक्स में काम करते थे, और ये क्रोमोसोम्स और सेल के ऊपर इन्होंने काफ़ी गहरी रिसर्च कर रखी थी। क्रोमोसोम्स में डायनेमिक्स में किए थे इन्होंने काम,
और इन्होंने केमिकली चेंज करके इसके सेल डेवलप्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रूवन के साथ। इनकी जो लैब टेक्निक्स थी वो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर पे थी। मेजर इनके जो ऑनर्स थे, इनको पद्म विभूषण से और शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनकी जो लेजेसी थी वो इंडिया ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द ग्लोबल हब, ग्लोबल हब पे इंडिया को एक नई पहचान दिलाने में। क्रोमोसोम्स रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में इनको एक अच्छा वो मिला, बहुत अच्छा बोले तो ऐसा कि फेम मिला, नेम फेम मिला। मैंने इसका एक रैपिड रिवीजन दे दिया जो कि आपको हेल्प करेगी आगे की चीज़ों में। और ये आप देख लो, वो सारी चीज़ें मैंने जो समझाई थी वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। जो चैप्टर का PDF है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, इसके लिए आप दिए गए QR पे स्कैन कर लीजिएगा। मैंने पूरी चैप्टर को समझा दी है। आपको टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे भी मिल जाएगी और आप उसके टेस्ट सीरीज़ को लगा सकते हैं ग्रुप में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। और थैंक यू।